हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे वेव ऑप्टिक्स का 11th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। फ्रेंड्स, आपने ऐसे बहुत से फिनोमेना देखे होंगे, जैसे एयर बबल होगा, उसके अंदर जब हम बबल बनाते हैं तो उसके अंदर हमको कलरफुल दिखता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कैसे हमको जो बबल है वो कलरफुल दिख रहा है। या कोई मतलब सरफेस पे फ्लोर पे कहीं पेट्रोल गिर जाता है तो कैसे हमको पूरा स्क्रीन कलरफुल दिखता है। तो वो जो कलरफुल दिखने का कारण है ना, वो इंटरफेरेंस है। वहाँ पर जिस रे ऑफ लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वही कलर आपको दिख रहा है। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग कलर दिखना मतलब क्या है कि अलग अलग पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल फिनोमिना दिखेंगे, भाई कैसे ये हो रहा है, क्या इसके अंदर फिनोमिना है और कैसे इसके ऊपर जेईई मेंस और जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, पूरा आज के हम डिटेल लेक्चर के अंदर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये मेनली टॉपिक जो है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेंस में भी इसके अंदर ऐसा नहीं क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं, पर मेनली ये जो टॉपिक है ये एडवांस को सब्जेक्ट करता है। तो जो एडवांस को टारगेट कर रहे हैं वो तो जरूर से टॉपिक को देख लें, और जो मेन को भी अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं वो भी टॉपिक को देख लें। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझने से पहले हमको 2 मिनट का रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मिनट आराम से सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। आपने क्लास 11 में वेव्स चैप्टर में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड और रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ ओपन एंड दोनों में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड मतलब होता क्या है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड है, यहाँ मतलब मैंने धागा बांध दिया है और यहाँ पे मेरे पास रोप है। ठीक है, और रोप है मतलब कि इस तरह से रोप है। ओके, ये मेरा क्या है, फिक्स्ड एंड है, मतलब यहाँ से रोप जो है हिल डोल नहीं कर सकता। ओके, तो क्या है कि जैसे कि आप इसको ऐसे झटका दोगे ना, मतलब कि आप रोप को उसके अंदर वेव्स क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे जैसे ही वेव्स यहाँ से ट्रैवल करता करता ऐसे जाएगा, ऐसे ही ट्रैवल करता जाएगा। उसके बाद जैसे ही वेव यहाँ पे टकराता है ना, उसके अंदर पाई का फेस शिफ्ट आ जाता है। उसके बाद क्या होगा कि वेव जैसे इस डायरेक्शन में गया, ऐसे पहुँचा यहाँ पहुँचा, जैसे यहाँ पे टकराएगा उसके अंदर फेस शिफ्ट आता है, और जब वापस से इस तरफ आता है वो जब वापस से इस तरफ आता है तो उसके अंदर पाई का जो है फेस शिफ्ट आ जाता है। कितना का फेस शिफ्ट आ जाता है? पाई का। मतलब इन दोनों में जो फेस का डिफरेंस है वो पाई का है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड में। हमने क्लास 11 में भी सीखा है कि मतलब कोई वेव्स होता है अगर फिक्स एंड पर टकराता है, जैसे कि इसके अंदर हम लाइट वेव की बात करेंगे, वेव नेचर की बात तो हो रही है। तो साउंड वेव जल्दी सी प्रॉपर्टी दिखाते नहीं है, बिकॉज साउंड में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। तो हम ट्रांसफर वेव मतलब लाइट वेव की बात कर रहे हैं। तो लाइट वेव्स के अंदर भी ऐसा फिनोमिना होता है कि भाई फिक्स्ड एंड से देखो टकरा रहा है तो वापस से उसके अंदर जो है पाई का फेस शिफ्ट आ जाता है। आपने एक वेव चैप्टर में पढ़ा होगा। और अगर इसके बजाय अगर यहाँ पे फ्री एंड हो तो मतलब ओपन एंड हो, तो जैसे यही वायर हो, अगर मैं यहाँ पे रिंग बांध दूँ, देखो समझो कि मान लो यहाँ पे रिंग है, रिंग मतलब समझ रहे हो कि मान लो ये मेरा कोई एक समझ लो पाइप टाइप का है, उसके अंदर मैंने एक रिंग बांध दिया है और रिंग के अंदर मैंने डोरी बांध दी है, रिंग के अंदर मैंने इस तरह से धागा बांध दिया है। ठीक है, मतलब रोप है। अब इसको मैं यहाँ झटका दूंगा तो अब तो ये फ्री है ना, मतलब रिंग जो है ऊपर नीचे जा सकता है, मतलब ये जो है फ्री एंड है। ये क्या है? फ्री एंड। समझ रहे हो, मतलब ये रिंग जो है ऊपर नीचे जा सकता है, मतलब इस बार फिक्स्ड एंड नहीं है। तो अब मैं अगर इसमें झटका दूं, मतलब इसमें अगर मैं वेव्स क्रिएट करूं इस तरह से, यहाँ पे ऐसे करके झटका दे के वेव्स क्रिएट करूं, तो यहाँ पे जो ओपन एंड होता है ना, यहाँ पे टकराने के बाद जैसे ऊपर जाता है और वापस से जो रे आता है, वापस से रो इसी तरह से वापस आता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना दें। मतलब एक रे ऐसा गया और वापस आते वक्त भी रे में कोई भी फेस का चेंज नहीं होता है। मतलब फ्री एंड से अगर टकरा रहा है ना, मतलब यहाँ पे अगर वेव्स फ्री एंड से टकराता है तो उसमें कोई भी फेस शिफ्ट नहीं आता। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसके बारे में हम 11 में पढ़ते हैं कि भाई कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट कर जाते हैं, और कैसे यहाँ पे फोर्स वापस रिफ्लेक्ट बैक करके इस तरह से कहानी होती है। वो तो वेव्स चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है उसका कंक्लूजन जान लो क्या होता है कि फिक्स्ड एंड से टकरा रहा है तो यहाँ पे क्या है, फेस शिफ्ट बाय पाई। क्या है? फेस शिफ्ट बाई पाई। अब बोलोगे ये सब क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये सब की हमको जरूरत है आज। ओके, तो ये सब कहानी देख लो कि अगर फिक्स एंड से टकरा रहा है फेस शिफ्ट ऑफ पाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नो फेस शिफ्ट, नो फेस शिफ्ट। और कौन सी रे का है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2 तरह के रे होते हैं। आपको पता है किसी सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट टकराता है तो उसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और ट्रांसमिशन मतलब रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड वेव की बात कर रहा हूँ, मतलब जो कि उसी मीडियम में वापस आ रहे हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो है अगर वो फिक्स एंड से टकरा रहे हैं तो उनका फेस शिफ्ट बाय पाई है,
और रिफ्लेक्टेड रे अगर फ्री एंड से टकरा रहे हैं तो उनका जो है कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता, ठीक है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता। तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब इसी के रिलेटेड हम जो ट्रांसमिशन वाला भी देख लेते हैं क्या होता है ट्रांसमिशन वाले कहानी में। चलिए ट्रांसमिशन वाली कहानी सिखा दूं आपको। तो उसके अंदर होता क्या है, 2 मिनट समझ लो, बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर आप अच्छे से पूरा लेक्चर देख लोगे तो आपको फिर ये टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो हमेशा इस टॉपिक में कंफ्यूजन रहेगा। अब इसी बारे में हम देख लेते हैं, ट्रांसमिशन फ्रॉम अ फ्री एंड। ट्रांसमिशन of wave from denser and rarer medium। ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन की कहानी क्या होती है कि मान लो जैसे कि यहाँ पे एक रोप हो। अब यहाँ पे डेंसर और रेयर रोप मैं कैसे बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ पता है, मैं एक पतला सा रोप बनाता हूँ। पतला सा रोप को समझना कि वो रेयर मीडियम है, और यहाँ पे मोटा रोप बनाता हूँ, ठीक है, और दोनों रोप को मैं एक साथ ज्वाइन कर दिया हूँ। ये जो है थिन रोप है और ये थिक रोप है, दोनों रोप है, हाँ, कोई मतलब ये सरफेस नहीं है, ये भी रोप है थिन और ये भी रोप है थिक। ओके, तो यहाँ पे मैं रेयर से डेंसर कर रहा हूँ, रेयर से डेंसर, रेयर टू डेंसर। मतलब क्या है कि वेव में रेयर में बनाऊंगा तो मैं देख रहा हूँ कि अगर वो डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो अगर मैं देखो ध्यान से कि रे में बना रहा हूँ क्या रेयर मीडियम में, और मैं डेंसर मीडियम में जा रहा हूँ, तो जनरली जो मोटा रोप होता है ना, ये फिक्स्ड एंड की तरह ऐड करता है। क्या बोला मैंने, बात सुनो, ये जो मोटा एंड मतलब जो डेंसर वाला होता है ना, ये फिक्स्ड एंड की तरह ऐड करता है। अब फिक्स्ड एंड में कहानी क्या होती है कि जैसे यहाँ पे रे टकराएगा उसके बाद यहाँ पे इसका फेज रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो रो ऐसे गया है ये जाके इस तरह से आ जाएगा वापस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप एनिमेशन में देखो क्या होता है कि मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका तो फेज शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो ट्रांसमिटेड रे है, मतलब जो रे, मतलब देखो क्या होता है एक्चुअली में कि ये जो रे होता है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब इसकी इंटेंसिटी जो है डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी आती है और कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे भी आती है। अब मतलब जो डेंसर वाला मीडियम है ना, कुछ देखो इस तरह से बनेगा। ये जो डेंसर है इसके अंदर इस तरह से होगा, ये इस तरह से, डेंसर को मैं इस तरह से बना रहा हूँ, तो इसके अंदर जो रे है इस तरह से जाएगा, ठीक है। ओके, मैं डेंसर को इस तरह से बना दे रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, अगर मतलब इसका जो इंटेंसिटी मतलब रे का जो वेव है अगर इतना बड़ा है तो कुछ पार्ट यहाँ पे चला गया और कुछ पार्ट यहाँ पे चला गया, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, देखो आपको इसमें समझना क्या है, आपको इसमें ये समझना है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव, अगर मैं रेयर से डेंसर में जा रहा हूँ, देखो रेयर से डेंसर में जा रहा हूँ, ये रेयर से डेंसर है, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है, देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव क्योंकि इसी तरफ आया, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, उसमें तो पाई का फेज शिफ्ट आया है। लेकिन जो वेव ट्रांसमिट हुआ है, मतलब जो दूसरे मीडियम में गया है, जो डेंसर मीडियम में गया है, उसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आया है। उसमें क्या है, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। ये कहानी कब हो रही है, रेयर से डेंसर में। ओके, यहाँ पे कहानी क्या हो रही है कि रिफ्लेक्टेड वेव में, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका फेज शिफ्ट हो गया पाई से, कितना, फेज शिफ्ट बाय पाई। ओके, और जो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव है, इसको ट्रांसमिटेड बोलो और रिफ्रैक्टेड बोल दो। ट्रांसमिटेड वेव है हैज नो फेज शिफ्ट, मतलब जो फेज है उसका वही फेज है। हाँ, इतनी बात होती है कि भाई इंटेंसिटी जो है डिवाइड हो जाती है, बिकॉज अब एक ही रे ऑफ लाइट है, मतलब इस तरफ भी जा रहा है इस तरफ जा रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड समझ लो कम हो गया है। लेकिन जो है फेज में कोई शिफ्ट नहीं है, जो ये फेज में वही फेज में यही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव का फेज शिफ्ट हो गया है। अच्छा, ये कहानी अगर डेंसर से रेयर में देखो तो क्या होता है, अगर मैं डेंसर से रेयर में देखूँ तब कहानी क्या होगा। जो रेयर से डेंसर वाला कैसे ऐड करता है, वो फिक्स्ड एंड की तरह ऐड करता है, एक्ट एज फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड में ये कहानी होती है ना कि ये इस तरह से हो जाता है। ओके, मतलब उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। अगर मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ तो फ्री एंड की तरह ऐड करते हैं, फ्री एंड। मतलब यहाँ पे एक डेंसर रोप बनाता हूँ इस तरह से, मतलब ये डेंसर रोप है। डेंसर मतलब समझ लो, अब रोप के टर्म में डेंसर एरर कैसे बताएंगे, हम मीडियम में बता देते हैं। यहाँ पे मोटा बना दिया मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पे पतला सा बना दे रहा हूँ। इसके बाद हम डिटेल में आप 11 में पढ़ते हो, मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ जो कि आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं डेंसर से रेयर में जाऊँ तो क्या है कि अगर मैं इस बार डेंसर में अगर मैं वेव क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, थोड़ा बड़ा बना दूँ उसको,
अगर मैं डेंसर में गिरूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री एंड की तरह ऐड करेगा। आपको पता है फ्री एंड में क्या होता है कि जो रे वापस ट्रांसमिट होगी उसका भी फेस सेम ही रहेगा। क्या होता है, उसका भी फेस सेम रहता है, मतलब कोई फेस में चेंज नहीं आता। रिफ्लेक्टेड वेव के फेस में भी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, इंटेंसिटी भले कम हो जाए लेकिन फेस में कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पे जो वेव ट्रांसमिट होगी उसमें तो कभी भी चेंज नहीं आता। ठीक है, उसमें तो हमेशा सेम रहेगा। तो अब देखो, अब आपको कंक्लूजन क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, इसमें कोई एक भी नो फेस चेंज आ रहा है, और जो ट्रांसमिटेड वेव है फेज नेवर चेंजेस। यहाँ पे ऐसे लिख दो, ट्रांसमिट वेव का जो फेज होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता, कभी भी चेंज नहीं होता। अब चाहे रेरर से डेंसर की बात करो, चाहे डेंसर से रेरर की बात करो, ट्रांसमिटेड वेव का फेज कभी नहीं चेंज करेगा। इतनी बात तो क्लियर है कि रे अगर दूसरे मीडियम में जा रही है, ट्रांसमिट अगर हो रही है दूसरे मीडियम में, तो उसका जो है कोई फेज चेंज नहीं होगा हमेशा, चाहे रेरर से डेंसर की बात करो, चाहे डेंसर से रेरर। और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि रे अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, अगर मैं लाइट की बात करूं तो अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना उसका फेज शिफ्ट पाई होता है। सिंपली इतनी बात याद रखो बस कि रे अगर डेंसर मीडियम रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव का फेज शिफ्ट हो जाता है पाई का। अगर उल्टा हो रहा है, अगर डेंसर से रेरर में आ रही है ना तो कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। इसको आप फ्री एंड की तरह जो है कर सकते हो। तो ये कहानी जो है क्लास 11 में हमने पढ़ा होता है और इसी कहानी की हमको जरूरत होती है, बिकॉज थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझने के लिए हमको ये कहानी समझना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप सो इतना समझ पड़ा होगा। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला इतने पार्ट से कि रे अगर रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेरर से अगर डेंसर मीडियम में गई तो फेज शिफ्ट हो जाता है पाई का, कौन से, रिफ्लेक्टेड वेव का। ठीक है, और अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तब तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं कंक्लूजन निकाल देता हूँ, इतना बात कंक्लूजन है। डेंसर टू देखो, रेरर टू डेंसर फेज शिफ्ट बाय पाई। ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ट्रांसमिटेड का तो दोनों में सेम ही है, उसको याद ही मत रखो। ट्रांसमिटेड समझ लो कोई फेज शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, फेज शिफ्ट बाय पाई ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, और अगर डेंसर से रेरर में जा रही है तो डेंसर टू रेरर तो नो फेज शिफ्ट। ओके, नो फेज शिफ्ट, नो फेज शिफ्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, और एक पॉइंट और लिख सकते हो कि द फेस ऑफ ट्रांसमिटेड वेव नेवर चेंजेस। द फेस ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, मतलब वेव अगर ट्रांसमिट हो रही तो कोई उसका फेस में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेवर चेंजेस। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन की हमको जरूरत थी आगे बढ़ने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन को नोट कर लो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, ये हमारे 11 का इन्फॉर्मेशन था, इसकी हमको जरूरत थी, हमको जो है क्या बोलते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस समझने के लिए। अब अपनी कहानी की हम थोड़ा शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे कि क्या है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो थिन फिल्म है ना, मतलब देखो थिन फिल्म मतलब बहुत पतला लेयर। अब वो पतले लेयर को मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज उतना जो छोटा लेयर होता है वो फॉर्म करना इजी नहीं होता। भाई बहुत पतले पतले लेयर की बात कर रहा हूँ। अब देखो बबल में देखोगे, बबल के अंदर वो कलर वाला फ्रिंजेस क्यों आता है, क्योंकि बहुत पतला लेयर होता है, मतलब जनरली बहुत ही पतले होते हैं। मतलब सब जमीन के अंदर पेट्रोल गिर जाए नीचे तो वहाँ पे हमें कलरफुल दिखता है। ऐसे बहुत से फिनोमेना होते हैं। आप किसी वायर को बेंड कर दो ऐसा स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, और उसको आप पानी के अंदर इस तरह से डुबाओ, ठीक है, तो उसके ऊपर एक पतला लेयर चढ़ जाता है, उसके अंदर भी हमको अलग अलग कलर दिखते हैं। तो ये सब प्रोसेस जो है एकदम थिन फिल्म में होता है। बस उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये है बहुत ही पतला लेयर, बस इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हम थोड़ा बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको समझ पड़ेगा। क्या है कि मान लेता हूँ कि ये जो अपना एयर मीडियम है, अभी मैंने टॉपिक शुरुआत नहीं किया, अभी आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ये अपना एयर मीडियम है, ये अपना कोई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, और ये भी अपना एयर मीडियम है। ओके, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मान लो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गिर रही है, मान लो यहाँ से रे ऑफ लाइट इस तरह से गिर रही है, उसके बाद होगा क्या, ध्यान से देखो
कि रे ऑफ लाइट रेयर से लेकर डेंसर मीडियम में जा रही है। रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से लेकर डेंसर में। तो मान लो रे ऑफ लाइट इस तरह से डेंसर मीडियम में गई और वही रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। भाई हमको पता है किसी सरफेस पर रे ऑफ लाइट टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन का फिनोमिना और ट्रांसमिशन का फिनोमिना दोनों होता है। तो यहाँ पे हमको दोनों ड्रॉ करना पड़ेगा समझने के लिए। एक ही रे ऑफ लाइट है। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव का फेस शिफ्ट हो जाएगा पाई से। मतलब मान लो इसका कोई फेस इस तरह से हो, मान लो इसका फेस इस तरह से हो तो इसका जो है पाई से फेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था ये, लेकिन जो है शिफ्ट हो गया पाई से। क्या हो गया? पाई से जो है फेस शिफ्ट हो गया। लेकिन ट्रांसमिटेड वे में कोई फेस शिफ्ट होगा? यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही चला आएगा, इसमें कोई फेस शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, रे ऑफ लाइट इस सरफेस से पहुंचा। अब इसमें इस सरफेस से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है? एक तो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कौन सा मीडियम है? डेंसर से रेयर है। तो डेंसर से रेयर में जाते हैं तो ना ही रिफ्लेक्शन में ना ही ट्रांसमिशन में किसी में फेस शिफ्ट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगा, इसको देखो पकड़ के ऐसे जाएगा, ऐसे टर्न मारेगा तो यहाँ पे कोई फेस शिफ्ट नहीं होगा। ओके, समझ रहे हो ना? रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो ऐसे ही जाएगा ना। अगर फेस शिफ्ट होता तो इसको पकड़ के ऐसे रख के देखो, सेम टू सेम बन गया, कोई फेस शिफ्ट नहीं है। अच्छा, जो ट्रांसमिट होगा उसके अंदर तो वैसे भी कोई फेस शिफ्ट नहीं होता। ठीक है, उसके अंदर तो जो इसका फेस है वही इसका फेस रहेगा। ओके, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट इस तरह सरफेस पे आएगा, यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर से रेयर में तो कोई फेस शिफ्ट नहीं होता, तो जैसे जा रहा था वैसे ही चला गया, जैसे जा रहा था वैसे ही चला गया। ओके, तो यहाँ पे ये अपने रिफ्लेक्टेड वेव, देखो ये इंसिडेंट रे और ये दोनों अपने रिफ्लेक्टेड वेव, ऑलमोस्ट एक ही वेव है, बस खाली उनके बीच में तो फेस का डिफरेंस है, वही दिखा रहा हूँ आपको। देखो इसमें पाई का शिफ्ट आया था, इसमें पाई का शिफ्ट नहीं आया, मतलब कि इन दोनों के बीच में देखो पाई का फेस डिफरेंस है। क्या है? पाई का फेस डिफरेंस। तो बिकॉज जो हमारे रिफ्लेक्टेड वेव आ रहे हैं ना, उसके अंदर फेस का डिफरेंस आ जा रहा है। और फेस का डिफरेंस ये थिकनेस पे डिपेंड करेगा, कितना इसका थिकनेस है। तो थिकनेस बढ़ाओगे तो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और फेस के डिफरेंस की वजह से पाथ का डिफरेंस आ जा रहा है, और पाथ का डिफरेंस आ गया तो हमको इंटरफेरेंस वहाँ पे दिखेगा। भाई इंटरफेरेंस का कहानी इतना है, दो सोर्स ऑफ लाइट हो और उसमें पाथ का डिफरेंस हो तो एक पॉइंट पे इंटरफियर करेंगे तो हमको अलग अलग ब्राइट डार्क फ्रिंज जो है हमको दिखेंगी। क्लियर बात है? तो रिफ्लेक्टेड वे में फेस का शिफ्ट आ रहा है, इसलिए जो है हमारा क्या होगा, हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ पड़ा होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे एयर ही हो, हर बार कोई अलग मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, मान लो यहाँ पे मैं कोई मीडियम ले रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। मान लो यहाँ पे मैंने मीडियम लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और यहाँ पे एक मीडियम ले रहा हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 है। ठीक है, यहाँ पे गिवन दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर कि n3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना कंडीशन दे दिया है। मान लो ये रे ऑफ लाइट A है और ये रे ऑफ लाइट B है और ये रे ऑफ लाइट C है। ओके, मेरा क्वेश्चन है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन, मान लो इसको D मान लो, कोई एक रे ऑफ लाइट चलो ऐसे आई, फिर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इस तरह से टकरा के ऐसे आएगी। ओके, फिर से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी टकरा के। मैं यहाँ पे ये सब हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब जो है कंडीशन बदल गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाहर का मीडियम चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आपको सोच के बनाना पड़ेगा। आप खुद से बनाओ इसमें क्या बनेगा। ओके, मान लो ये पॉइंट को B बोल रहा हूँ, D बोल दे रहा हूँ, तो फेज डिफरेंस बिटवीन B एंड D पहला पूछ रहा हूँ, और दूसरा पहला क्वेश्चन है सेकंड A एंड B। ठीक है, A और B के बीच में। तो हमको बताओ क्या कहानी होगी इसके अंदर, आप बताओ, बनाओ और रे ऑफ डायग्राम बनाओ और फेज डिफरेंस के हिसाब से बताओ फेज डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, चलो हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही ये रे ऑफ लाइट ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ये n3 सबसे डेंसर मीडियम ये है, उससे कम ये है और उससे कम ये है। इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं आप n1 से चालू कर रहा हूँ। n1 क्या है? रेयर मीडियम है, इससे डेंसर वो इससे डेंसर, मतलब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। तो ट्रांसमिटेड वे में तो कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन रेयर से डेंसर में जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव में जो है फेस का शिफ्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड वेव में फेस का शिफ्ट हो गया, ऐसे जाना चाहता था लेकिन फेस का शिफ्ट हो गया पाई का। ओके, इसमें तो एज इट इज रहा। अब फिर से, अब देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट फिर से रेयर से डेंसर में जा रहा है क्योंकि n3 जो है n2 से बड़ा है, मतलब n2 जो है रेयर मीडियम हो गया, n3 डेंसर मीडियम हो है। तो रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगा तो फेस का शिफ्ट होगा इस बार। तो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है तो इसमें भी फेस का शिफ्ट हो जाएगा, इसमें भी इस तरह से। ओके, ये बात क्लियर हो गया। लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव है उसमें कोई फेस का शिफ्ट नहीं होगा, उसमें एज इट इज रहेगा। बात क्लियर? अच्छा, फिर ये इस सरफेस से पहुंचा, इस सरफेस से पहुंचा
तो देखो ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है और ये मेरा ट्रांसमिटेड वेव, जो दूसरे मीडियम में जाता है उसको ट्रांसमिटेड वेव बोलते हैं, और जो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाए उसको रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड वेव में देखोगे तो इसमें तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड वेव है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड वेव की कहानी बताओ। रिफ्लेक्टेड वेव में अंदर तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वेव है अपना, देखोगे ध्यान से N2 मीडियम में है, वो सरफेस पर टकरा रहा है, वो देखो डेंसर से रेयर में जा रहा है। तो डेंसर से रेयर में कोई फेस का शिफ्ट नहीं होता, डेंसर से रेयर में कोई फेस का शिफ्ट नहीं होता। ऐसे पकड़ोगे तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ लाइट ऐसे गया, इसको उठा के ऐसे रखो तो कोई जैसे फेज में है वही फेज में यही रहेगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा ये। अच्छा, अब फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन में तो वैसे भी कोई फेज का शिफ्ट नहीं होता, ट्रांसमिशन में तो कोई वैसे भी फेज का शिफ्ट नहीं होता। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन बी और डी के बीच में, बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में कोई फेज का डिफरेंस है? ये एरो को उठा के यहाँ पर रख के देखो, ऐसे इसी डायरेक्शन में रख के देखो, ये डायरेक्शन के अंदर ऐसे रख के देखो, दोनों में सेम ही फेज आएगा। इसको उठाओ ऐसे रखो तो आपको दिखेगा ओवरलैप करेगा दोनों। तो बी और डी के बीच में नो फेज डिफरेंस है, नो फेज डिफरेंस। और सेकंड क्वेश्चन ए और बी के बीच में, ए और बी देखो, ए और बी में भी कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो मीडियम बदल गया ना, तो कहानी बदल गई, फेज का डिफरेंस है ही नहीं वहाँ पे कोई ए और बी के बीच में। ओके, तो ए और बी के बीच में भी कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, नो फेज डिफरेंस। अच्छा, सी और डी पूछो तो सी और डी देखो, इसको उठा के यहाँ पे रखो ऐसे, तो सी और डी में देखो फेज का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? पाई। सी और डी के बीच में पाई का फेज डिफरेंस है। आपको होप सो इस तरह से कहानी आप जो है फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में आया है तो जेईई में इतना तक ही पूछ सकते हैं भाई, कितना फेज का डिफरेंस, और ज़्यादा क्या ही पूछेंगे इसके अंदर। अब कहानी शुरू करते हैं अपना, जो है जिसके लिए हमने ये सब पूरा सीखा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सरफेस ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, वही जो थिन लेयर है उसको मैं जूम आउट करके इस तरह से बना रहा हूँ। और मैं क्या मान ले रहा हूँ, देखो पहले ही मान ले रहा हूँ कि जो रे ऑफ लाइट है ना वो नियर नॉर्मल है। रे ऑफ लाइट क्या है? नियर नॉर्मल रे है, मतलब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम होगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही कम मान के चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो है 90 डिग्री मान के चलो। नियर नॉर्मल मतलब कि आई जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री मान के चलो। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री मान के चलो। ओके, इतना नॉर्मल के बहुत ही नज़दीक। तो इससे होगा क्या, अब मान लेते हैं इसका जो थिकनेस है वो टी है, इसका जो थिकनेस है वो टी है, और मान लेते हैं इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और दोनों तरफ एयर है। अच्छा, पहले याद रखना कि ये जो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ ना, ये तभी है कि जब दोनों तरफ एयर हो और बीच में कोई म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है हो। अगर यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे मैं प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। कैसे प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि भाई ये टी थिकनेस का है अपना, ये क्या है अपना? टी थिकनेस का है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम में आई, अब क्या होगा, एक तो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसमें जो है पाई का फेज शिफ्ट आ जाएगा। ओके, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, पाई का फेज शिफ्ट आ गया ना, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट अंदर की तरफ आएगा इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे मैं जो बाहर निकल रहा है उसको देख रहा हूँ। ठीक है, ट्रांसमिटेड रे अभी देख नहीं रहा हूँ, होगा अभी, पर यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर खड़ा है, उसको जो रिफ्लेक्टेड रेज दिख रही है मैं वही देख रहा हूँ। ओके, तो एक तो ऐसे चली गई और दूसरा एक ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे टकराने के बाद ऐसे गया और यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, और जो रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखो इसमें भी कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर है, तो डेंसर से रेयर में कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, और ट्रांसमिटेड में तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, दोनों रेस के बीच में फेज डिफरेंस है, पाथ का भी डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे टी थिकनेस है, ठीक है, टी थिकनेस है। अच्छा, दोनों रेस के बीच में पाथ का डिफरेंस कितना है? मैं मान लो ये अपना रिफ्लेक्टेड रेस बोल रहा हूँ ए, तो मेरा क्वेश्चन है पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी सेम ही रे हैं, एक ही रे है, बस खाली इसको मैंने ऐसे अलग अलग पार्ट के दिखाया है। बाकी जो ये रे जा रहा है ना, वही रे ए भी है, वही रे बी है, बस खाली एक अंदर से गया इस तरह से बाहर आ रहा है। ओके, समझ रहे हो ना? तो देखो ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है। जो बी वाला है वो इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है, देखो इतना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। ओके, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि जो है क्या है, मान के चल रहा हूँ कि नियर नॉर्मल रे है, मतलब ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि द रे बी, ऐसा लिख दो, बी ट्रैवल्स 2t एक्स्ट्रा डिस्टेंस,
2t एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन ए, बी ट्रेवल्स 2t एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन ए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ओके। और ए में जो है पाई का फेज शिफ्ट भी है, उसको भी आपको पकड़ के लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये 2t कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रहा है? म्यू मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। आपको अगर याद हो हमने ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात की थी। अच्छा, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो 2t हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस लिखूँ, लेकिन हम तो ऑप्टिकल लेके कंसिडर चलते हैं, लेकिन तो भी लिख देता हूँ मैं ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। ये लेक्चर देखा कि नहीं आपने कि भाई कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2t। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से। ऑप्टिकली कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है? ऑप्टिकली कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है? देखो ध्यान से, 2t है। तो अगर सुनो, हमने क्या बोला था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर कोई मीडियम के अंदर अगर t डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो एयर के अंदर जो है म्यू t डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मैंने ऐसा बोला था ना, आपको कहानी याद हो ना ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में, कि भाई अगर रे ऑफ लाइट किसी मीडियम के अंदर t डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसी रे ऑफ लाइट को अगर एयर में देखा जाए तो म्यू t डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? 2t। तो अगर वही रे ऑफ लाइट को एयर में देखा जाए तो कितना आता है? 2 म्यू t। कैसे करते थे याद है ना? 2 मिनट के लिए आपको याद दिला दूँ। भाई मान लो मेरा एक ये कोई डेंसर मीडियम है जिसका t थिकनेस है, ठीक है, मान लो इसको d मान लो, d थिकनेस है। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो d डिस्टेंस ट्रैवल करने में रे ऑफ लाइट को मान लो इसकी स्पीड v है। हमको पता है v की जो फॉर्मूला होता है वो c/μ होता है, क्योंकि किसी मीडियम के अंदर स्पीड जो है म्यू टाइम घट जाता है, ठीक है। तो हम लिखते थे टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v, ठीक है, स्पीड, तो d अपॉन c/μ। तो यहाँ से टाइम आता है μd/c, ठीक है। अब हम क्या बोलते थे कि इतने टाइम में वो रे ऑफ लाइट एयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता। तो एयर वाली कहानी लेके चलते हैं, एयर वाली कहानी। मान लो एयर में वो d डैश डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता, तो हम क्या लिखते हैं? स्पीड इक्वल टू, एयर में स्पीड कितना होता है? देखो हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये अपना आ गया ना, टाइम इक्वल टू μd/c। आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी ये सब तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर उसको मैं एयर में लेके चलूँ, उतना डिस्टेंस मान लो एयर के अंदर उसने l डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, l ही अपना पाथ डिफरेंस है, और एयर के अंदर स्पीड कितनी होती है? c। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, l अपॉन c, और टाइम कितना है? μd/c इज इक्वल टू l अपॉन c। यहाँ से c से c कैंसिल, और l इक्वल टू आता है म्यू इंटू d। मतलब किसी टाइम में अगर वो d डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है किसी मीडियम के अंदर, तो एयर के अंदर म्यू d डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वही मैंने लिखा है यहाँ पे ये t और t 2t डिस्टेंस हो गया, तो किसी मतलब एयर के अंदर कितना हो जाएगा? 2 म्यू t। तो ऐसे करके आप प्रोसीजर याद रखो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 म्यू t के आगे अपना पाथ डिफरेंस, और ये जो एक्स्ट्रा जो पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है, तो अगर पाई का फेज शिफ्ट हो तो पाथ डिफरेंस कितना आता है? λ/2 का। अगर हमको पता है कि फेज डिफरेंस पाई हो तो पाथ डिफरेंस कितना आता है? ये पाई इक्वल टू हो जाता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, λ/2 आता है पाथ डिफरेंस। तो जो एक्स्ट्रा पाई का फेज शिफ्ट है, तो यहाँ पर टोटल जो अपना पाथ डिफरेंस आ रहा है, टोटल पाथ डिफरेंस, वो जो कौन सा रे है? b-a कर रहे हैं ना। b कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? b जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 2t, ठीक है। b कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2 म्यू t। और a कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है? λ/2। दोनों को पाथ डिफरेंस को माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा मेरा पाथ डिफरेंस आ रहा है ये, ठीक है, 2 म्यू t माइनस λ/2। अच्छा, अब किसी पॉइंट पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अगर हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए? 2 म्यू t माइनस λ/2 इज इक्वल टू n λ। तो यहाँ से क्या आ जाता है? 2 म्यू t इज इक्वल टू n+1 λ/2। यहाँ से ध्यान से देखो कि अपना जो फॉर्मूला था, देखो 2 म्यू t आप याद रखो, 2 म्यू t याद रखो, और याद रखो कि जहाँ पे मैक्सिमम बन रहा था वहाँ पे मिनिमा वाला पॉइंट बन रहा है। देखो n+1 और n-1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अगर पता हो तो यहाँ पे +1 और -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो n की वैल्यू है भाई। n को इक्वल टू 1 डालो, 0 डालो, तो प्लस और माइनस हो, ये अपना मिनिमा वाला ही पॉइंट है क्योंकि λ/2 का टर्म आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको मिनिमम वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये सब तभी वैलिड है जब दोनों तरफ एयर हो, बीच में मीडियम म्यू है, तभी 2 म्यू t वाला आएगा, ओके। अगर मीडियम बदल गया तो कहानी बदल जाएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ओके। तो 2 म्यू t क्या आ गया अपना? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आ गया। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करना हो तो कहाँ पे लिखें? चलो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूँ मैं।
फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। तो यहाँ से लैम्बडा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, देखोगे ध्यान से, लैम्बडा बाई 2 और यहाँ पे लैम्बडा बाई 2, तो 2 म्यू टी इज इक्वल टू आ जाएगा n लैम्बडा, ओके। ये क्या है अपना फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब जो मिनिमा वाला पॉइंट है ना, फॉर मिनिमा के लिए हमको जो है मैक्सिमा वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा और मैक्सिमा के लिए मिनिमा वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा। सिंपली ऐसे याद रख सकते हो आप, मिनिमा के लिए मैक्सिमा वाला कंडीशन, मैक्सिमा के लिए मिनिमा वाला कंडीशन। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पाई का फेज शिफ्ट आ रहा है ना, इसलिए वो कहानी बदल जा रही है। अब तो अगर आपको नहीं याद रखना है ऐसा, तो 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2 याद रखो। अगर आपको मैक्सिमा करना है तो n लैम्बडा पुट कर दो, मिनिमम करना है तो वो पुट कर दो, ओके। तो ये कहानी होती है, इस तरह से कहानी होती है, ओके। आई होप आपको समझ पड़ा होगा। तो आप जो है 2 म्यू टी का फैक्टर याद रखो, 2 म्यू टी, ओके। तो 2 म्यू टी अगर मैक्सिमा की बात करें तो मिनिमा वाला कंडीशन लगा दो, n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस, और मिनिमा की बात करें तो मैक्सिमा वाला कंडीशन लगा दो, ओके। समझ पड़ा ना कैसे करना है आपको। यहाँ पे अच्छा, अभी हम क्या कर रहे थे कि रे ऑफ लाइट को हमने नॉर्मल इंसिडेंस माना है। देखो हमने क्या लिया है कि जो एंगल आ रहा है उसको हमने इग्नोर किया। हमने क्या माना है कि जो एंगल है उसको हमने ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 डिग्री मान लिया है, ठीक है, मतलब कि इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री हो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल भी दिया रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर से अपना फॉर्मूला क्या बनेगा उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि अगर कोई एंगल पे रे ऑफ लाइट आ रही हो तब क्या उसका डेरिवेशन होगा, उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है समझो ध्यान से, ओके। मान लो किसी एंगल पर रे ऑफ लाइट गिर रही है, ओके। मान लो अपना इंसिडेंट एंगल है I, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा इस तरह से, ओके। फिर यहाँ से इसी वापस से जो है, अगर ये अपना रिफ्लेक्ट, देखो अगर हम जो है मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मान लो बाहर जो है एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ओके। तो यहाँ पे जो है बेंच टूवर्ड दो नॉर्मल करेगा, आपको पता है ये अपना I है, ये अपना R बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये भी अपना R बनेगा, ये भी अपना R है, क्योंकि भाई कि रिफ्लेक्शन में तो एंगल सेम ही रहता है ना, ओके। फिर यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से ट्रांसमिट करेगा, ये भी अपना R बनेगा। तो भाई अगर R I से आया तो R एंगल बना, अगर R से जा रहा है तो बाहर भी जो अपना इंसिडेंट एंगल बनेगा वो I बनेगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको क्लियर है, ओके। इसका जो थिकनेस है हम मान लेते हैं T है, इसका जो थिकनेस है हम मान लेते हैं T है। अच्छा, एक ही इंसिडेंट रे, ये जो रे ऑफ लाइट है वही ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है वही ये रे ऑफ लाइट है। अपने दोनों बीच में पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, पाथ का डिफरेंस ये रे ऑफ लाइट में और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट में। इस तरह से एक रे ऑफ लाइट बनाता हूँ मैं, फिर से समझ रहे हो, ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट में हमको पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसी पाथ के डिफरेंस से हम जो है फॉर्मूले डिराइव करेंगे। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल I है, रिफ्लेक्टेड एंगल, अच्छा ये मैंने कैसे बनाया, यहाँ पे एक ही रे ऑफ लाइट थोड़ी गिर रही है, बहुत सारी हैं, ठीक है। इसी एंगल पे गिर रही होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 2 रे ऑफ लाइट को पकड़, जैसे हमने वेवफ्रंट में करते थे ना, वेवफ्रंट में आपको याद हो कि हम 2 रे ऑफ लाइट लेते थे, उसके बाद हम परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करते थे, आपको याद हो। तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है, तो जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है ना ये 2 रे के बीच में, कितना डिफरेंस आ रहा है कि ये वाला जो रे है ना ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस, और जो पहला वाला रे है वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है। देखो ये देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। तो ये जो पहला वाला रे है ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है, इतना एक्स्ट्रा, और जो दूसरा वाला रे है वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल रहा है। तो पाथ का डिफरेंस क्या होगा, पाथ का डिफरेंस होगा डेल्टा x इक्वल टू पाथ का डिफरेंस। ये जो अपना मान लो कोई ये अपना कोई डिस्टेंस है और ये अपना कोई डिस्टेंस होगा, वो दोनों का डिफरेंस वही होगा अपना पाथ का डिफरेंस, है ना। समझ रहे हो कि नहीं कहानी को, इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस, इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस वही हो जाएगा अपना पाथ का डिफरेंस, ओके। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो हमको निकालना ये डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस हमको निकालना है।
और हमको टी थिकनेस दिया है, ठीक है, हमको ये जो है टी थिकनेस दिया है, ये जो है टी है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये भी अपना बनेगा टी, ठीक है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो अपने को ये साइड का हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, और ये इस तरफ से दिया है, तो ये ट्रायंगल में देखो कोई पॉइंट दे दो, मान लो ABC ट्रायंगल है, ABC, तो इस ट्रायंगल में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ cos r, तो cos r की वैल्यू क्या आ रही है, cos r की वैल्यू आ रही है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये अपने को ढूंढना है, ये अपने को ढूंढना है, तो एडजेसेंट है t, मान लो हाइपोटेनियस है x, तो x इक्वल टू आ रहा है t इंटू sec r, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है अपना t sec r, तो भाई ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब ये भी अपना होगा t sec r, ठीक है। तो जो पहला वाला रे है वो 2t sec r एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखो कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाई रे 1, मतलब रे 1 नाम दे रहा हूँ, जो कि आ रहा है 2t sec r, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 2t sec r। लेकिन अच्छा, तो 2t sec r है ना, वो तो किसी क्या बोलते हैं, वो तो इस मीडियम के अंदर है, लेकिन उसको अगर एयर में देखें, अगर हम ऑप्टिकल पाथ मतलब कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ देखें इसका, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा 2 mu t sec r, है ना। अगर इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर किसी मीडियम के अंदर, तो एयर के अंदर 2 mu t sec r डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होगी। चलो ये हमने इसका क्लियर कर लिया। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये हमको पता है 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये, तो फिर से यही ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ABC ट्रायंगल, उसके अंदर मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ये आधा डिस्टेंस, ठीक है। तो उसमें अब ये एडजस्टेंट है, अपोजिट निकालना है, तो tan r लिखता हूँ, tan r इक्वल टू, मान लो इसको y बोल देता हूँ, तो ये मान लो y है अपना, तो y अपॉन t, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ रहा है, t इंटू tan r, ठीक है, y इक्वल टू क्या आ रहा है, t इंटू tan r, मतलब ये डिस्टेंस जो है अपना t tan r है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो होगा अपना वो 2t tan r है, कितना है 2t tan r, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2t tan r, इसमें म्यू मत लगा देना, क्योंकि अभी तो डिस्टेंस से लिख रहे हैं ना हम, अब ओके। अब ये डिस्टेंस कितना ये निकालना है हमको, तो ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें क्या है, ये अपना क्या हाइपोटेनियस है, ये दोनों साइड्स हैं, अपने को एक साइड पता है, और क्या पता है अपने को, ये एंगल अपना 90 माइनस आई होगा, और ये एंगल भी अपना आई होगा, देखो ये अपना टोटल 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा अपना आई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या ले सकता हूँ मैं, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, हाइपोटेनस पता है अपने को और अपोजिट निकालना है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं साइन आई इस इक्वल टू, मान लो कोई अपना डिस्टेंस z है, तो z मत लिख दो, कोई और लिख दो, p लिख दो, या तो चलो a लिख दो, साइन आई इक्वल टू a अपॉन 2t tan r। तो जो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है ना, वो 2t tan r इंटू साइन आई, 2t tan r इंटू साइन आई। अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि भाई अगर किसी एंगल पे आ रही तब क्या अपना पार्ट डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमने ये निकाला, ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब उसके अंदर साइन आई की वैल्यू क्या होगी, सबको हम आर के टर्म में लिख रहे हैं ना, हमको ये भी पता है कि हम स्नेल्स लॉ अगर लगाएं इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर, ये तो है स्नेल्स लॉ। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू वो 2t tan r इंटू साइन आर, अगर यहाँ पे मैं म्यूट लगा दूँ, ठीक है, म्यू टी, ठीक है, 2 म्यू टी tan r इंटू साइन आर, मैं जो है साइन आई की जगह पे म्यू इंटू साइन आर लिख दिया, ठीक है, ये बात है। अच्छा, ये हमको ये डिस्टेंस मिल गया, ये क्या है अपना 2 म्यू टी tan r इंटू साइन आर, ठीक है। अच्छा, अब दोनों पार्ट डिफरेंस कितना है, अब पार्ट डिफरेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस है। इसको देखो, tan को मैं क्या बोलते हैं साइन अपॉन कॉस लिखूँ, tan को क्या लिखूँ साइन अपॉन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a इक्वल टू 2 म्यू टी, ऊपर आ जा रहेगा साइन स्क्वायर आर और नीचे आ जाएगा कॉस आर, उसको मैं ऊपर लूँ तो सेक आर हो जाएगा, उसको मैं ऊपर लूँगा तो क्या हो जाएगा सेक आर हो जाएगा, ठीक है। अब पाथ का डिफरेंस तो कितना आएगा, पाथ का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये का डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 म्यू टी 2 म्यू टी सेक आर माइनस 2 म्यू टी
साइन स्क्वायर आर इंटू सेक आर। तो यहाँ से क्या है कि 2 म्यू टी सेक आर कॉमन हो जाएगा, देखो 2 म्यू टी सेक आर कॉमन, अंदर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 म्यू टी सेक आर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर आर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर आर। तो यहाँ से एक कॉस से सेक कैंसिल, तो अपना जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है ना डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर, डेल्टा एक्स 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक है। तो अपना जो पार्ट डिफरेंस क्या निकल गया है 2 म्यू टी कॉस आर। मतलब आपको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, अगर कंस्ट्रक्टिव थोड़ा यहाँ कहाँ लिखूँ, ये हटा देता हूँ मैं, डेरिवेशन समझ पड़ा ना कैसे किया मैंने, पाथ का डिफरेंस निकाला है बस। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कई बुक में डेरिवेशन दिया ही नहीं होता, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर हमको कहानी निकालें तो क्या होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, कंस्ट्रक्टिव वाला डिस्ट्रक्टिव बन जाता है दोनों तरफ एरो अगर तो, ठीक है। तो आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लैम्बडा। ओके, ये बात तो क्लियर हो गया ना आपको, डिस्ट्रक्टिव वाला कंस्ट्रक्टिव, बस जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है 2 म्यू टी कॉस आर। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं आई की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं आई की वैल्यू 0 कर दूंगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर दूं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। मतलब देखो आर इक्वल टू 0 पुट करो, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ गया 2 म्यू टी। मतलब इसको अगर 0 डिग्री लोगे ना नियर नॉर्मल तो 2 म्यू टी आएगा आपका आंसर। ओके, तब ये वाली कहानी इग्नोर हो जाती है, तब वो कॉस और आर फंक्शन हम नहीं लेते, इसलिए हम जो ज़्यादातर क्वेश्चन नियर नॉर्मल वाला आता है। और दूसरी बात आपको ध्यान कर रखनी है, इसके अंदर जो आर है ना अपना वो रिफ्रैक्टेड रे है। कभी कभार क्वेश्चन में क्या पता है, ये आई दे देते हैं हमको, हम तो आर निकाल लेना फिर स्नेल्स लॉ से, आर निकाल लेना स्नेल्स लॉ से। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से हो, ओके, और मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मैंने दे दिया है, इंसिडेंट एंगल मैंने 30 डिग्री दे दिया है। मान लो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू हो 1.5 ऐसे, ओके। इसका जो थिकनेस है टी अपने को ये जो है इस तरह से है, ओके। और इसका जो वेवलेंथ है लैम्बडा इक्वल टू बोल दे रहा हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। मेरा क्वेश्चन है फाइंड टी फॉर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। टी डिस्टेंस हमको निकालना है फॉर फर्स्ट मिनिमा। यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है आई और म्यू इक्वल टू दिया है 1.5, ओके। चलो ये 30 डिग्री दिया है ना, तो म्यू इक्वल टू 2 ले लेते हैं, जिससे क्या है कि इजी हो जाए, ओके। तो म्यू इक्वल टू √2 ले लेते हैं, ठीक है। अब म्यू इंटू साइन आर, ओके, 1/2 है तो 1/2, ओके। ये 60 डिग्री ले लेता हूँ, ये 60 डिग्री ले लेता हूँ, तो √3/2 हो जाएगा। और इसको मैं, ये 60 डिग्री है, ओके, तो क्या हो जाएगा साइन 60 √3/2। कैलकुलेशन ईजी और कुछ नहीं, ओके। और म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ से √3 दे दो, हाँ चलो, तो म्यू ये √3 ले लो, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो बस। चलो मेरा क्वेश्चन है फाइंड टी फॉर द फर्स्ट मिनिमा, ओके। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू लैम्बडा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात की है, ओके। लेकिन यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू, क्योंकि आर होता है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम कि 1 इंटू साइन आई √3/2, ओके, इंटू √3 इंटू साइन आर। तो यहाँ से √3 कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पुट कर दो अब वैल्यू, 2 इंटू म्यू की वैल्यू है √3 इंटू टी इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, ओके, इंटू लैम्बडा कितना होता है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो बस, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 3 हो गया, तो टी की वैल्यू आ गई 5000 डिवाइड बाई 3। ये अपने थिकनेस आ गई, देखो थिकनेस भी बहुत ही कम आया है अपना। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो सब तो आप कर लोगे, ओके, वो सब तो आप कर ही लोगे।
अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है न्यूटन्स रिंग वाला। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? न्यूटन रिंग। हम करते क्या है, मान लो मेरे पास एक सिलेंडर हो, इस तरह से एक सिलेंडर हो, ठीक है, उसको मैं पतले से स्लाइस में काट लेता हूँ इस तरह से। मतलब समझ लो मैंने इस तरह से इतना पार्ट निकाल दिया, ठीक है। इतना पार्ट निकालोगे कैसे बचेगा? ठीक है, इतना पार्ट निकालोगे यही तो बचेगा। मैं मान लो सिलेंडर से काट के इतना पार्ट मैंने निकाल लिया। अब इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ओके, उल्टा करके देख रहा हूँ, तो आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और नीचे मान लो मैं ग्लास रख दे रहा हूँ, नीचे मान लो मैंने ग्लास रख दिया। ये क्या है पता है? सिलेंडर का टुकड़ा कट हुआ है। ओके, सिलेंडर, इसको आप स्फीयर मत मानना, इसको समझ लो आप यहाँ से देख रहे हो उल्टा करके, ठीक है, उल्टा करके देख रहे हो तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। मतलब ऐसे पीछे एक्सटेंड हुआ होगा, ये ऐसा करके यहाँ पे ऐसे पीछे वो एक्सटेंड हुआ होगा। आपको क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, मैं पीछे वाला ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ अभी। ओके, तो मेरा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्रिंजेस? व्हाट विल बी द शेप ऑफ फ्रिंजेस? ओके, तो यहां पर भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही लगाना होता है। और ये जो है अपना ग्लास सरफेस है, ये क्या है? मेरा ग्लास सरफेस है। और ये क्या है? मेरा सिलेंडर, जो कि मतलब किसी मीडियम का है जिसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। दोनों मतलब एक तरह के सिलेंड्रिकल ग्लास ही है एक भी। ओके, दूसरा अलग अलग मीडियम है। तो यहाँ पर कुछ होगा नहीं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से आएगी, टकराएगी, फिर रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ से इस तरह से रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब फ्रिंजेस के शेप कैसे बनेंगे? फ्रिंजेस के शेप कैसे बनेंगे? और ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये टी डिस्टेंस, देखो ये अपना टी थिकनेस है, तो जैसे जैसे हम अंदर आएंगे वो टी थिकनेस कम होता जाएगा, और जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे टी थिकनेस वो बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिंजेस का शेप कैसा आता है? ओके, फ्रिंजेस का शेप कैसा आता है? जैसे मान लो किसी एक पॉइंट में मैक्सिमम बन रहा हो, मान लो किसी ये पॉइंट में मैक्सिमम बन रहे हैं, तो ये पॉइंट को कैसे मूव करूँ जिससे जो है कि उन दोनों के पाथ का डिफरेंस चेंज ना हो? ये सिलेंडर है, इसको स्फीयर मत मानना, क्या है? ये सिलेंडर है, इस तरह सिलेंडर। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे करके मूव करूँ, देखो एक स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि पाथ का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, हमको पता है कि भाई जिस पॉइंट पे मैक्सिमम बन रहा है तो उसके हर पॉइंट पे मैक्सिमम बनने का कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस मेंटेन रहे हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं स्ट्रेट मूव करूँगा ना, तो यहाँ पर जो फ्रिंजेस बनेंगे इस तरह से स्ट्रेट फ्रिंजेस बन जाएंगे, इस तरह से ये मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद यहाँ पे मिनिमा, फिर मैक्सिमा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेंगे। ओके, अगर सिलेंडर होगा तो। और ऐसा ही क्वेश्चन एक बार IIT JEE में आया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, स्पीयर का टुकड़ा काट के दिया था। ये ऐसे ही रखा था, लेकिन उन्होंने स्पीयर रखा था, मतलब स्पीयर में से काट दो उसे टुकड़ा, तब क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। तब ये जो पॉइंट है ना, इस सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगे, सर्कुलर फ्रिंजेस। कैसे पता है? उस पॉइंट को कैसे मूव करो, तो अब तो स्पीयर है ना, अब तो पूरा स्पीयर है, तो उस पॉइंट को ऐसे मूव करूंगा पूरे स्पीयर के अंदर, उसका पाथ डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं इसके बेस पे। ये भी जो है थिन फिल्म वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि इसका सेंटर पे जो बनेगा ना वो डार्क बनेगा, मतलब जो सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं वो सेंटर पर डार्क होता है और बाहर इस तरह से बाहर निकल के आते हैं। उसका रीज़न भी थिन फिल्म में से ही आ जाता है, लेकिन बहुत डिटेल में आपको जानने की जरूरत ही नहीं है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, आई होप सो ये समझ पड़ा होगा आपको। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, जो कि जो है कराने जैसा है, बिकॉज उससे बेस पे आप जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं फ्रिंजेस वाले और टी थिकनेस वाले। ओके, कभी कभार क्या होता है पता है, हमको पता है कि जो मतलब जो ट्रांसमिटेड वेव होती है और जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है, दोनों में इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो देखो एक क्वेश्चन जो IIT JEE प्रीवियस ईयर में आया था, कैसे आया था क्वेश्चन कि मान लो मेरे पास यहाँ पे दो ग्लास का सरफेस है, एक ये ग्लास का सरफेस है और ये ग्लास का सरफेस है। ठीक है, दोनों अपना ग्लास है, ये भी अपना ग्लास है और ये भी अपना ग्लास है। बोल क्या रहे हैं पता है कि यहाँ से इंटेंसिटी एक इंटेंसिटी मतलब
एक रे ऑफ लाइट आ रही है जिसकी मान लो इंटेंसिटी आई है, ठीक है, रे ऑफ लाइट आ रही है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक सो 1991 में ऐसा कुछ आया था। ओके, मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है। क्वेश्चन ये है कि जो रे ऑफ लाइट है ना, वो क्या बोलते हैं कि हर बार जब रिफ्लेक्शन करता है तो रिफ्लेक्शन में मतलब कि जो ट्रांसमिशन करता है ना, रिफ्लेक्टेड में उसकी इंटेंसिटी जो है 1/4 हो जाती है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ऐसा लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स आफ्टर एवरी रिफ्लेक्शन becomes 1/4, becomes 25%, ऐसा बोल दो। Then find the ratio of maximum to minimum intensity of the reflected waves। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, तो होगा क्या, कैसे होगा बताओ। हमको जो है मैक्सिमम मतलब आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, ये हमको पूछा है और बोला है क्वेश्चन के अंदर कि हर रिफ्लेक्शन के बाद जो है उसकी इंटेंसिटी जो है 1/4 हो जाती है। मतलब यहाँ पे आई है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I/4। या थोड़ा और मान लेता हूँ, मान लो ये 4 आई है, मान लो क्या है कि 4 आई है, हम तो मानने चल रहे, कुछ भी मान ले सकते हैं ना, 10 आई मान लो, 20 आई मान लो, जितना मानना है मान लो, चलो आई मान के चलना है तो आई मान लो। यहाँ पे इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I/4, ठीक है। और जो ट्रांसमिटेड वेव होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, यहाँ पे जो ट्रांसमिटेड वेव होगा इसकी इंटेंसिटी होगी 3I/4। I/4 यहाँ पे गया, 3I/4 यहाँ पे गया, फिर इस ग्लास सरफेस भी आके रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक रे रिफ्लेक्ट करेगी और एक रे ट्रांसमिट करेगी, तो रिफ्लेक्शन में 1/4 मतलब 3I/4 का 1/4 25%, तो कितना हो जाएगा 3I/16, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3I/16, ठीक है, रिफ्लेक्शन में। ओके, तो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, और लेकिन हमको आँख पे पहुँचने वाली रे इस तरफ से चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांसमिटेड वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो इसका 3I/16 का 3/4 निकालना है हमको, 3/4 तो जाएगा 9I/64। मतलब यहाँ पे जो रे ऑफ इंटेंसिटी है उसकी 9I/64 है, समझ रहे हो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव ये है, ये तो अपना ट्रांसमिटेड वेव है, और यही दो अपने रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में हमको जो है इंटेंसिटी निकालना है। तो समझ लो ये अपना I/4 है, अपना I1, और ये है अपना I2। अब जो I मैक्स अपॉन I मिनिमम तो निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे आप, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर से आप निकाल सकते हो ना। मेनली कहानी क्या है कि हर रिफ्लेक्शन के बाद इंटेंसिटी 1/4 हो जा रही है, तो यहाँ पे 3I/4 था, 3I/16, यहाँ पे उसका भी देखो, इसका अगर 1/4 करूँ 3I/16 का 1/4 तो यहाँ पे आ जाएगा 3I/64 ये, लेकिन हमको काम है ये दोनों से। तो I1 क्या है अपना, I1 है अपना I/4 और I2 है अपना 9I/64। इसके अंदर पुट कर दो, I/4 होगा तो हाँ ठीक है, √I1, तो इसको हो जाएगा I/2 हो जाएगा, और वो हो जाएगा 3, इस तरह से कर सकते हैं हम। देखो ध्यान से, I1 कितना है, क्या बोलते हैं I/4, हाँ I² तो नहीं आएगा ना, हाँ ठीक है, I/4 ही आएगा। फिर I2 हो जाएगा 9I/64 √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसका √ ओके स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो 3I/4 होगा, 3I/8 होगा, तो बाहर क्या निकल के आएगा, तो बाहर निकल के जो आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 3/8, और नीचे क्या आएगा 1/2 माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, 4 + 3 7/8 होगा, ऊपर हो जाएगा 7/8 और नीचे हो जाएगा 2 4 1/8, ठीक है, इसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से
स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 49:1 अपना आंसर आ जाएगा, 49:1। तो 49:1 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन प्रोसीड करने होते हैं। ओके, आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ पड़ा होगा थिन फिल्म वाले। तो जितने वेरिएशन पॉसिबल है ना, मैंने इसको ट्राई किया, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करूँ। तो आई होप सो आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, और इसके बेस पे क्वेश्चन हम रैपिड फायर राउंड में लेने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।